हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना स्टडी नोट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टडी नोट नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसमें से आपसे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता, केवल और केवल थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं जून 2017 में 1 नंबर का क्वेश्चन, दिसंबर 17 में 1 नंबर का क्वेश्चन, जून 18 में 1 नंबर का क्वेश्चन 1 और 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया, और दिसंबर 18 में 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका मतलब इस टॉपिक की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंसी तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन चॉइस में आता है, क्योंकि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है वो आता है थ्योरी क्वेश्चन। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में अगर मैं बात करूं, लास्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है थ्योरी क्वेश्चन, जिसमें कुछ शॉर्ट नोट आपसे पूछे जाते हैं। उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि चॉइस में था। हाँ, ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब कंपलसरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इस चैप्टर की स्टडी नोट की वेटेज केवल और केवल 1 नंबर की वेटेज है, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को नॉलेज तो होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वेटेज कम है, थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें बनता ही नहीं है। सर, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस करने, इसमें हमें टोटलिटी में 7 टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अकाउंटिंग होती है 3 तरीके की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। इसके बाद देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या रोल इंप्लीमेंट करता है। नॉर्मली मैं बात करूं, डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लास्ट में देखेंगे कि कमियां क्या है, लिमिटेशंस, और फाइनली रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये 7 टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस स्टडी नोट में डिस्कस करके चलने हैं। हेडिंग डालो सबसे पहले स्टडी नोट नंबर 1। स्टडी नोट नंबर 1 यूनिट का नाम लिखो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ब्रैकेट में लिख लो टी। टी का मतलब थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और ब्रैकेट में लिख लो 1 से लेके 6 मार्क्स तक की वेटेज, 1 to 6, 1 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम 6 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि मिनिमम हमसे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैक्सिमम 6 नंबर तक के क्वेश्चन इस स्टडी नोट में से देखने को मिल सकते हैं। हेडिंग डालो टॉपिक्स, और ये 7 टॉपिक्स जो हैं इनको आप कॉपी कर लो। और अकाउंटिंग में आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेज होती है। अकाउंटिंग जो है उसकी एक्चुअल में 3 ब्रांचेज होती है, क्या क्या। 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड 1 इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड 1 इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेज होती है, 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड 1 इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड 1 इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11th क्लास से आप अप्लाई करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या पता चलता है,
आप देखोगे आप हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च समथिंग इस तरीके से बनाया करते हो। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको एबीसी लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, जो कि नॉर्मली आप एक साल की कैलकुलेशन किया करते हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या बताता है, प्रॉफिट या लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एबीसी लिमिटेड का। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की स्पेशलिटी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किए जाते हैं वो प्रोडक्ट वाइज अलग अलग कैलकुलेट किए जाते हैं, ना कि अगर एक कंपनी 5 प्रोडक्ट बना रही है तो ऐसा नहीं है कि पांचों का प्रॉफिट और लॉस एक साथ ही कैलकुलेट किया जाएगा। नहीं, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एबीसी लिमिटेड बनाते हो, तो अगर कंपनी 5 प्रोडक्ट बना रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पांचों का अलग अलग प्रॉफिट या लॉस दिखाई नहीं देता, आपको वहां पे एक सिंगल प्रॉफिट या सिंगल लॉस दिखाई देता है कंपनी का। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में टू फाइंड आउट द कॉस्ट हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट भी अलग अलग कैलकुलेट करते हैं ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। अगर मैं सीए इंटर को पढ़ाता हूं, उसके प्रॉफिट और लॉस की अलग कैलकुलेशन करना चाहता हूं, सीएमए इंटर को पढ़ाता हूं, उसके लिए प्रॉफिट और लॉस की अलग कैलकुलेशन करना चाहता हूं, सीएमए फाइनल को पढ़ाता हूं, उसके लिए प्रॉफिट और लॉस की अलग कैलकुलेशन करना चाहता हूं, मुझे जो हेल्प करेगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगा, ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बताएगा, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट और सर्विस की अलग अलग कॉस्ट और अलग अलग प्रॉफिट एनालाइज करने में हेल्प करेगा। और मैनेजमेंट का तो काम ही क्या होता है, डिसीजंस लेना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टोटली रिलेटेड टू यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टोटली रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, लेकिन उनको डिसीजन लेने के लिए कुछ डेटा की जरूरत होती है, और वो डेटा कहां से आएगा, ये जो दो अकाउंटिंग की ब्रांचेस है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेटा प्रोवाइड करेगी ताकि मैनेजमेंट सही से डिसीजन ले सके। तो यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप कह सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो डिपेंडेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि बिना इनसे डेटा रिसीव किए मैनेजमेंट कोई भी प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता। तो अकाउंटिंग की जो 3 ब्रांचेस है, तीनों में फर्क क्या है और तीनों की स्पेशलिटी क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगा प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताएगा प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, and management accounting will help in decision making on the basis of data received from financial accounting and cost accounting. Meaning of management accounting, it is the application of किसका, प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करते हैं इसमें, किसके, अकाउंटिंग के। और जब आप अकाउंटिंग की बात करते हो तो इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग भी कवर है और इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कवर्ड है। तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किस लिए, टू क्रिएट, टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर की वैल्यू का मतलब सिंपल सी बात यह है, जिन लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, शेयर होल्डर्स वगैरह ने जिन्होंने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, तो उन्होंने जितना पैसा लगाया है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना।
और सिंपल सी बात है, जब शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सिंपल सी बात है बिजनेस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अगर एक इन्वेस्टर ने एक शेयर मार्केट से 10 रुपए का खरीदा और अगर उस शेयर का प्राइस 50 रुपए हो गए तो कहीं ना कहीं होगा क्या, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर की वैल्यू तो बढ़ी, साथ में बिजनेस की वैल्यू भी तो बढ़ गई होगी। 1 लाख इंटू 10 जो 10 लाख रुपए वैल्यू थी बिजनेस की पहले, अगर वो मार्केट में आज सेल के लिए जाती है कंपनी बिजनेस तो 1 लाख इंटू 50 लाख रुपए उस बिजनेस की वैल्यू मानी जाती है। इट असिस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है, यहां से डेटा कलेक्ट करना, लेकिन सारा का सारा डेटा मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना नहीं, उसकी रिपोर्टिंग करना एक तरीके से, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी मैनेजमेंट के लिए वही केवल और केवल आगे फर्दर प्रोवाइड करना, ताकि उसके बेसिस पे मैनेजमेंट क्या कर सके, प्लानिंग कर सके, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर सके, देन उसको कंट्रोल कर सके और जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन ले सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू क्रिएट, प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर। It assists the management for providing relevant information for planning, organizing, controlling, and decision making. This is the definition of management accounting. Management accounting is an integral part of management. मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो मैनेजमेंट के लिए काफी हेल्प करता है। कैसे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट के लिए आइडेंटिफाई करता है, मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करता है, मैनेजमेंट के लिए इंटरप्रेट करता है क्या, इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना और उसको इंटरप्रेट करके बताना। ऐसा क्यों किया जाता है, फॉर, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी, ताकि मैनेजमेंट को अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है तो वो स्ट्रेटेजी बना सके। लाइक अगर कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाने में लॉसेस में जा रही है तो फिर क्या हमें उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब उसके लिए मैनेजमेंट को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। या फिर कंपनी कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी बना सकती है कि हम 2 साल और प्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे, अगर उन 2 सालों में भी लॉसेस दिखाई देंगे तो हम उसके बाद बंद कर देंगे। ये क्या है, एक स्ट्रेटेजी ही तो है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा उसके बेसिस पे मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे, और प्लानिंग करेंगे तो ऑफकोर्स उस एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करके चलेंगे। ऑफकोर्स डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करेगा ही। अब डिसीजन मेकिंग जो वर्ड है वो काफी ब्रॉड है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग किसी भी काम से रिलेटेड हो सकती है। भाई आप कहते हो कि मैं सीएमए कर रहा हूं या मैं सीएमए करूंगा। अब सीएमए करूंगा ये आपको एक डिसीजन लेना है कि करना है कि नहीं करना। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे डिसीजन लेती है। ऑर्गेनाइजेशन फंड इन्वेस्ट करना चाहती है, पावर सेक्टर भी है, फार्मा सेक्टर भी है, स्टील सेक्टर भी है, कौन से सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करेगी इंफॉर्मेशन। ऑप्टिमाइजिंग मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी कंपनी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका कंपनी
बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेगी ताकि आउटपुट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनरेट हो, कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इसके अलावा डिस्क्लोजर टू शेयर होल्डर्स एंड अदर एक्सटर्नल टू द एंटिटी, अगर जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के सामने रखी जाएगी वो शेयर होल्डर या किसी अदर एक्सटर्नल पार्टी के लिए रेलिवेंट होगी, क्रेडिटर्स वगैरह के लिए, बैंक वगैरह के लिए जिनसे आपने लोन ले रखे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज भी की जाएगी, शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी। अगर एम्प्लॉइज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो एम्प्लॉइज को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी। और सेफ गार्डिंग एसेट्स, अपनी एसेट्स को किस तरीके से सेफ मेंटेन किया जाए उसके लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच मेजर्स, रिपोर्ट्स एंड एनालाइज नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक अर्निंग पर शेयर क्या है, कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कितने एम्प्लॉइज हमें हायर करने हैं फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग आप करके चल रहे हो, ये सारी क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ताकि मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर सके, ताकि मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज कर सके, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके, ताकि मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके, ताकि मैनेजमेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सके शेयर होल्डर्स को, एक्सटर्नल पार्टीज को, एम्प्लॉइज को, और अपनी एसेट को सेव कर सके। एसेट को सेव करने का मतलब गलत डिसीजन ना हो जिसकी वजह से हमारी एसेट बर्बाद हो जाए। हम अपनी एसेट को सेव रखें, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे डिसीजन हमें लेने हैं, और वो जो डिसीजन है, वो जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लिए जाएंगे, वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल भी हो सकती है और वो इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। एक हेडिंग पुट करेंगे अकाउंटिंग, एक हेडिंग पुट करेंगे अकाउंटिंग, उससे 3 एरो बनाने आपको। फर्स्ट एरो में आप लिखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड एरो में आप लिखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड एरो में आप लिखोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नीचे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक्सप्लेनेशन कॉपी करो, कॉस्ट अकाउंटिंग के नीचे कॉस्ट अकाउंटिंग की एक्सप्लेनेशन कॉपी करो, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नीचे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक्सप्लेनेशन कॉपी करो। इसके बाद हेडिंग पुट करो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और ये स्लाइड एज इट इज आप कॉपी कर दो। नेक्स्ट स्लाइड भी कॉपी करो। इसके बाद देखो हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच मेजर्स, रिपोर्ट्स एंड एनालाइज नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कहते हैं ऐसी टाइप ऑफ अकाउंटिंग बताओ जिसमें हम मेजर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि हम उसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। एंड दिस अकाउंटिंग इज नॉन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा
हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग लिखो और साथ में बताओ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप कॉपी कर लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है उसमें इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस कह दो, इंपॉर्टेंस कह दो, एडवांटेजेस कह दो, एक ही बात है। अगर आपसे एग्जामिनर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूछे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूछे, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूछे, एक ही बात है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं 4 फायदे। क्या क्या सर? एक तो देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फायदा यह है कि अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है। आप ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज वगैरह में 11th 12th क्लास में पढ़ के आते हो कि मैनेजमेंट क्या करता है, अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, मतलब अपने काम सुबॉर्डिनेट्स को दे देता है ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, काम को डेलीगेट करके उनकी एक्टिविटीज पे कंट्रोल कर सके। तो पहला फायदा यही है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से काम जो है वो आगे डेलीगेट कर देने चाहिए, तो सारा बर्डन मैनेजमेंट पे अकेले पे नहीं रहेगा। नाउ ए डे द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नो लॉन्गर पर्सनल। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के सारे काम कोई एक पर्सन करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन in proper delegation of authority for the attainment of the vision and mission of the business। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन जो है उसका और मिशन जो है उसको अचीव करना चाहती है तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक इंपॉर्टेंट टास्क है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट की इन प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पहली इंपॉर्टेंस। दूसरा, नीड ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्ले द रोल इन मीटिंग द नीड ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। जो मैनेजमेंट को कौन प्रोवाइड कराएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहला ही इंपॉर्टेंस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हेल्प करेगा, दूसरा नीड ऑफ द मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करेगा, तीसरा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं होगा तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भले ही वो रेलिवेंट हो ना रेलिवेंट हो, वो सारी की सारी मैनेजमेंट के पास जाएगी और मैनेजमेंट के पास एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो जाएगी जिसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव है, कौन सी रेलिवेंट है, कौन सी रेलिवेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट को खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन जब सुबॉर्डिनेट लेवल और मैनेजमेंट के बीच में मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज किया जाएगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा, जो सुबॉर्डिनेट से इंफॉर्मेशन आएगी उसमें से केवल और केवल वो इंफॉर्मेशन निकाल के मैनेजमेंट को भेजी जाएगी जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होगी। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्यूमुलेट द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन सो दैट मैनेजमेंट वुड कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्चुअल इश्यू टू डेलिब्रेट एंड अटेन द स्पेसिफिक कंक्लूजन इवन फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो सिंपल आप ये समझ सकते हो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा, फिल्टर कर देगा इंफॉर्मेशन को, जिसकी वजह से मैनेजमेंट के पास केवल और केवल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही पहुंच पाएगी जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट सही से डिसीजन ले सके। और फोर्थ और लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में
मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स मेजर्स एंड रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट। अभी अभी हम डेफिनेशन में पढ़ के आए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा, मेजरमेंट एंड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा टू द मैनेजमेंट, देयर बाई फैसिलिटेटिंग इन अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। और इन्हीं रिपोर्ट के बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। मैनेजमेंट डिसीजन लेगा किस पर्पज के लिए, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? पहला, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में मदद करेगा। दूसरा, नीड ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जो इंफॉर्मेशन नीड होती है उसको सेटिस्फाई करेगा। तीसरा, केवल मैनेजमेंट के पास क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ही सेंड करेगा। और चौथा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने में मैनेजमेंट की हेल्प करेगा। हेडिंग पुट करो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस, ऑब्लिक एडवांटेजेस, ऑब्लिक सिग्निफिकेंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस, ऑब्लिक एडवांटेजेस, ऑब्लिक सिग्निफिकेंस। और ये चार सिग्निफिकेंस कह दो, इंपॉर्टेंस कह दो, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉपी कर दो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट है उनको क्या क्या फंक्शन करने हैं ताकि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। और उसके लिए हमें यहां पे 5 फंक्शंस हैं जो कि देखने हैं। और ये 5 फंक्शन आपके लिए नए नहीं है। आप जब बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट वगैरह पढ़ के आते हो तो मैनेजमेंट में ये सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ के आते हो। सर कौन से फंक्शन है जो हम पढ़ के आते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्टाफिंग। दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो आप ऑलरेडी पढ़ के आते हो। प्लानिंग करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर कंट्रोल करना, डिसीजन लेना और स्टाफिंग करना। प्लानिंग, प्लानिंग इज द रियल बिगिनिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। देखो अगर मैनेजमेंट को कुछ भी करना है तो सबसे पहले वो करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। जब प्लानिंग की जाती है तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या अचीव करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, एंड डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव इट। और जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज द प्लानिंग। सिंपल सी बात है, आप सीएमए इंटर के पेपर देने वाले हो। अब सीएमए इंटर के जो आप पेपर देने वाले हो उसके लिए आप प्लानिंग करते हो कि नहीं करते? बिल्कुल करते हो कि कॉस्ट की क्लास में पंकज सर से ले लूंगा। इसी तरीके से आप डिसाइड करते हो जीएसटी की क्लास में इन टीचर से ले लूंगा, ओएम एसएम की क्लास में इन टीचर से लूंगा, या मैं ओएम एसएम खुद सेल्फ स्टडी कर लूंगा, एडवांस्ड अकाउंटिंग में इनसे पढ़ूंगा। तो इससे क्या होता है, आप जब प्लानिंग कर लेते हो तो ये प्लानिंग आपने क्यों करी है? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हाँ, मुझे सीएमए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। सेकंड, अब प्लानिंग तो हो गई, उसके लिए ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग भी करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस of establishing the organizational framework and assigning responsibility to people working in the organization for achieving business goals and objective। अब मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर ली, आपने प्लानिंग कर ली कि भाई इन टीचर से क्लास लेनी है। अब उसको ऑर्गेनाइज भी तो करोगे, हर एक टीचर से कांटेक्ट करोगे, और कांटेक्ट करके आप क्या करोगे, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे, सर आपको इतने टाइम में मुझे कोर्स खत्म करवा देना है
और मुझे पास करवाना है सर किसी भी तरीके से। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, मैनेजमेंट जो भी प्लानिंग करेगा, जो भी काम यहां पे डिसाइड होंगे, उसको डेलीगेट कर देगा सुबॉर्डिनेट्स में। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर may not be the same in all organization. Some may have centralized while others may be decentralized structure. अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब एक ही जगह से सारे काम किए जाते हैं। कुछ में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, कुछ काम एक ब्रांच में होगा, दूसरा काम किसी दूसरे ब्रांच में होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग करना भी जरूरी है। प्लानिंग हो गई, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, एक तरीके से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया। अब काम अगर डेलीगेट किया गया है तो जिनको भी काम दिया गया है उन पे कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटर करना, मेजरमेंट करना, काम को इवेल्युएट करना, और अगर कहीं गलती है तो उसको करेक्ट करना, एक्चुअल रिजल्ट टू इंश्योर, ताकि फॉर्म के जो गोल्स और प्लान्स हैं उनको अचीव किया जा सके। कंट्रोल इज अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फीडबैक, और टाइम टू टाइम इसके लिए फीडबैक जरूरी है। फीडबैक का मतलब इवेल्युएट करना जरूरी है कि जो काम चल रहा है वो सीक्वेंशियली प्रॉपर तरीके से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो सबसे पहले प्लानिंग हुई, देन काम को एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, डेलीगेट किया गया सुबॉर्डिनेट्स को, देन हम कंट्रोल करके चल रहे हैं, काम को इवेल्युएट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमंग कॉम्पिटिंग ऑल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग क्या है, जब हमारे सामने काफी सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। लाइक आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, 100 करोड़ रुपीज आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन या तो पावर सेक्टर में या फार्मा सेक्टर में, तो दो में से आपको एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है कि 100 करोड़ रुपीज पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करूं कि फार्मा सेक्टर में। दिस इज द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज इनहेरेंट इन ऑल द अबव 3 फंक्शंस। प्लानिंग में भी डिसीजन लेने आपको क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग में भी डिसीजन लेने हैं किसको कौन सा काम देना है, कंट्रोलिंग में भी डिसीजन लेने हैं कि क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे मैं इवेल्युएशन करते हुए चलूं कि काम प्रॉपर बेसिस पे चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। ऑल द अबव 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सब में डिसीजन मेकिंग का पार्ट कवर्ड है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कंट्रोलिंग हो। और फाइनली स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है, अगर आपको काम को करने के लिए स्टाफ हायर करना पड़ेगा तो उनकी रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन करो। तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग दो उनको, कॉम्पेंसेशन एंड ओवरसीइंग एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग, like all other managerial function, is the duty which is based on the management to perform. स्टाफिंग का काम भी किसको करना है, मैनेजमेंट को ही करना है। एचआर मैनेजर आप सबने सुने, एचआर मैनेजर का काम ही क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना ऑफ द एम्प्लॉइज, तो वो भी तो मैनेजमेंट का ही पार्ट तो है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सर 5 फंक्शंस है। सबसे पहले प्लानिंग, then organizing, then controlling, decision making and staffing. These are the 5 functions of management. क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, what are the functions of management, 5 नंबर की उसकी वेटेज हो सकती है। हेडिंग पुट करो मैनेजमेंट फंक्शंस, हेडिंग पुट करो फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट फंक्शंस। और ये 5 फंक्शंस हैं, इनको विद एक्सप्लेनेशन कॉपी करो।
इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें पता होना चाहिए रिलेटिंग टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रोल को कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पे बेस्ट डिस्क्राइब करता है। पहला, मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। ए तो नहीं होगा। बी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेक द प्रिंसिपल डिसीजन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेता है। और डी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट आर बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्टर, कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। देखो बी, सी और डी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना ऑफ द मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटेंट पूछ रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम तो है डिसीजन लेना। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेक द प्रिंसिपल डिसीजन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। योर आंसर विल बी सी। इसी तरीके से दिसंबर 2018 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, द वेल नोन बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज मोटिवेटिंग इज नॉट ए फंक्शन, लीडरशिप इज नॉट ए फंक्शन, डिसीजन मेकिंग इज ए फंक्शन एंड कम्युनिकेटिंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है? डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेशन करना। ये दो क्वेश्चन है, इनको भी आप कॉपी कर लो। इसके बाद आते हैं फंक्शंस। अभी अभी जो फंक्शंस देखे वो थे आपके मैनेजमेंट के फंक्शन, अब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस हैं? तो 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। पहला, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो पहला यही है, कलेक्शन ऑफ रिलायबल डेटा। सबसे पहला काम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और ये इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करता है वो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में ही देखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी और कॉस्ट अकाउंटिंग से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एज इट इज तो मैनेजमेंट के सामने नहीं रखते, वो क्या करेगा, उसमें से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी वही मैनेजमेंट के सामने पहुंचाई जाएगी। तो उस इंफॉर्मेशन में अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेटर बनाना है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको करेगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन मॉडिफाई कर ली गई, इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए तैयार कर लिया गया, अब क्या किया जाएगा, कम्युनिकेशन किया जाएगा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, एक तरीके से इंटरमीडिएटर है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड सुबॉर्डिनेट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, एक तरीके से इंटरमीडिएटर है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड सुबॉर्डिनेट्स। मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेकर सुबॉर्डिनेट तक पहुंचानी है और सुबॉर्डिनेट से इंफॉर्मेशन लेकर मैनेजमेंट को पहुंचानी है। तो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का काम है
और जो मैनेजमेंट और सुबॉर्डिनेट के बीच कोऑर्डिनेशन का काम है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ही करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आएगी फाइनेंशियली, उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा और उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाएगा, और फाइनली जो भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल किया जाएगा। और भी है फंक्शंस और भी लिखे हुए नीचे। इसके अलावा सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो इंफॉर्मेशन जिस मैनेजर को जरूरत होगी वो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाई जाएगी। लाइक परचेज मैनेजर जानना चाहता है व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड प्राइस। परचेज मैनेजर जानना चाहता है स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, मार्केट से जब मटेरियल परचेज करना है किस प्राइस पे परचेज करना है। प्रोडक्शन मैनेजर जानना चाहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि जब मैं प्रोडक्शन करूं एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा टू द मैनेजमेंट बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑफ कोर्स फाइनली रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को कौन करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आप पढ़ के आए रिपोर्टिंग एंड मेजरमेंट इंटरप्रिटेशन ऑल आर कवर्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेफिनेशन। एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्शन ऑफ रिलायबल डेटा। मैनेजमेंट वांट्स रिलायबल डेटा, क्यों? ताकि मैनेजमेंट कर सके प्लानिंग, फॉरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अगर डेटा ही गलत होगा तो प्लानिंग भी गलत होगी, फॉरकास्टिंग भी गलत होगी, डिसीजन भी गलत होंगे। तो मैनेजमेंट चाहता है कि उनके पास रिलायबल डेटा पहुंचे, सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्ट द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर एप्रोप्रिएट यूज एज एंड व्हेन नीडेड। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता रहता है, और जब मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तब वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्शन ऑफ रिलायबल डेटा, ताकि मैनेजमेंट प्लानिंग, फॉरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग भी सही कर सके। सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट and other sources is not readily understandable to the management। जो डेटा लाइक मैं कहूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज है। अब अगर जर्नल एंट्रीज 1000 जर्नल एंट्रीज आप ले जाके मैनेजमेंट के सामने रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। द डेटा इज मॉडिफाइड। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, उस डेटा को मॉडिफाई करता है एंड प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट in such a way that it is useful to the management। Like पूरी की पूरी बैलेंस शीट मैनेजमेंट के सामने रखने का कोई फायदा नहीं है। बैलेंस शीट में जो अब नॉर्मल आइटम आपको दिख रहे हैं वो आप मैनेजमेंट के सामने रखो। लाइक मैनेजमेंट के सामने आप सिंपल ये रखो अर्निंग पर शेयर कितना है, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। तो मैनेजमेंट देखते ही आइडिया लगा लेगा कि इस साल ऑर्गेनाइजेशन की क्या परफॉर्मेंस है और फ्यूचर में हमें क्या प्लानिंग, फॉरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्शन ऑफ रिलायबल डेटा। सेकंड मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थर्ड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। टारगेट्स आर कम्युनिकेटेड टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर देयर अचीवमेंट। प्लानिंग हो गई, टारगेट सेट हो गए। अब जो टारगेट अचीव करने हैं वो करने हैं सुबॉर्डिनेट्स के थ्रू। तो सुबॉर्डिनेट्स क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो टारगेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कम्युनिकेट करेगा टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट ताकि वो उनको अचीव कर सके। एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब मटेरियल परचेज तो करना है परचेज डिपार्टमेंट को,
लेकिन वो मटेरियल यूज करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट के बीच में सही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि जब प्रोडक्शन के लिए मटेरियल की जरूरत हो तब वो मटेरियल अवेलेबल करवाया जा सके। तो कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगी। पहला फंक्शन कलेक्शन ऑफ रिलायबल डेटा, दूसरा फंक्शन मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तीसरा फंक्शन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, फोर्थ फंक्शन है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। Financial analysis and interpretation. Management accounting help in decision making. He interprets the data and gives his opinion about various alternative courses of action. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा, जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सामने डेटा आएगा उसको इंटरप्रेट करेगा और उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे अपनी एक ओपिनियन बनाएगा, so that it become easier to the management to take a decision. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनी ओपिनियन मैनेजमेंट के सामने रखेंगे ताकि मैनेजमेंट इजीली डिसाइड कर सके कि आपने जो से एग्जांपल दो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन रखे हैं कि 100 करोड़ रुपए या तो पावर सेक्टर में या फिर फार्मा सेक्टर में लगाने हैं, तो मैनेजमेंट को सिंपल ये डिसाइड करना है कि पावर और फार्मा। हालांकि सेक्टर दो तो नहीं है मार्केट में, सेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब आपने दो ही सेक्टर उनके सामने डेटा इंटरप्रेट करके रखे तो उनके लिए डिसीजन लेना थोड़ा और इजी हो जाता है। तो पहला कलेक्शन ऑफ रिलायबल डेटा, दूसरा मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तीसरा कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, फोर्थ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिफ्थ कंट्रोल। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल that there should be a system of monitoring the performance of all division. मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने एज ए इंटरमीडिएटर जो मैनेजमेंट ने प्लानिंग की थी वो सारे डिपार्टमेंट में बता दी ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव कर सके। लेकिन केवल और केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम नहीं है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मॉनिटर भी करना है कि हर एक डिपार्टमेंट टाइमली बेसिस पे और प्रॉपरली बेसिस पे अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट देयर शुड बी ए सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स सो दैट डेविएशंस फ्रॉम द डिजायर्ड पाथ आर ब्रॉट टू लाइट। जो मैनेजमेंट चाहता था और जो डिपार्टमेंट अचीव कर रहा है, अगर उनमें कहीं भी कोई डेविएशन है तो वो पता लगाया जा सके, वो भी विदाउट डिले, क्योंकि जितनी जल्दी पता चल जाएगा हम उस डेविएशन को दूर कर सकेंगे या अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। एंड आर करेक्टेड, जो भी डेविएशन होगा उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी देन एंड देयर। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है मॉनिटरिंग करना और जो एक्चुअल डेटा है और जो हमें टारगेट अचीव करना था उसमें कोई भी डेविएशन आ रहे हैं उनको करेक्ट करना। 5 फंक्शंस हो गए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। 6th फंक्शन सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट टेक्स ब्रॉड पॉलिसी डिसीजंस, लिविंग डे टू डे डिसीजन टू लोअर मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूशन। तो जो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं पॉलिसी डिसीजन कि ये चीज अप्लाई करनी है। अब डे टू डे इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन तो जो सुबॉर्डिनेट मैनेजर्स हैं उनको करना है। परचेज मैनेजर को चाहिए इंफॉर्मेशन किस रेट पे परचेज करना है, प्रोडक्शन मैनेजर को चाहिए इंफॉर्मेशन एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए। ये डे टू डे एक्टिविटीज है। टॉप मैनेजमेंट तो ये डिसाइड करेगा कि हमें इस महीने 10,000 यूनिट बनानी है
और कम से कम कॉस्ट मेंटेन करना है, 12 रुपए से ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। अब उसको डे टू डे बेसिस पे किस तरीके से अचीव करना है, दिस इज द फंक्शन ऑफ डे टू डे मैनेजर्स। परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये इंफॉर्मेशन सप्लाई कौन करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा टू द डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजर्स। और फाइनली रिपोर्टिंग करेगा मैनेजमेंट को कि काम कैसा चल रहा है। रिपोर्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू अचीव द टारगेट। द रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल फॉर्म्स में हो सकती है, डायग्राम फॉर्म में हो सकती है, अदर कोई स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है, सो एज टू मेक देम इजीली अंडरस्टैंडेबल। ग्राफिकल फॉर्मेट हो गए, डायग्राम फॉर्मेट हो गए, कोई टेबल फॉर्मेट वगैरह शो कर दो ताकि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को, रिपोर्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कलेक्शन ऑफ रिलायबल डेटा। लेकिन सीधी की साधा डेटा ले जाके मैनेजमेंट के सामने तो नहीं रख सकते, तो मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज, सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड फाइनली रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। हेडिंग पुट करो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले ये 4 फंक्शन कॉपी करो, कलेक्शन ऑफ रिलायबल डेटा, मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बचे हुए 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कॉपी कर लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। सर वो क्या कमियां हैं? देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, जो कि फ्यूचर के लिए की जाती है। तो एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड, क्योंकि फ्यूचर को कभी भी बिल्कुल सही तरीके से एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं ये जो आप काम कर रहे हो डिसीजन मेकिंग, ये सारे एस्टिमेशन बेसिस पे होते हैं और एस्टिमेट कभी भी 100% सही हो ही नहीं सकते। तो एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड। दूसरा, इट इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक टूल है, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वो मैनेजमेंट के काम कर देगी, नहीं। आप पढ़ के आए हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस अलग है और मैनेजमेंट के फंक्शंस अलग है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कुछ कमियां, कुछ स्ट्रेंथ्स, डिपेंड करता है कहां से इंफॉर्मेशन आप लेकर आ रहे हो। अगर जहां से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो वही एरियाज आपके वीक है तो आपके डिसीजन गलत होंगे। वो एरियाज आपके स्ट्रांग है तो आपके डिसीजन भी सही हो सकते हैं। कॉस्टली अफेयर है एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना। एक्सपेंसेस काफी हाई होते हैं, काफी सारे मैनेजर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनकी सैलरीज वगैरह भी काफी हाई होती है। लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, लोगों को इंफॉर्मेशन की नॉलेज नहीं होती। इवोल्यूशनरी स्टेज है, अभी इसमें इंप्रूवमेंट बाकी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज सच उतना नया नहीं माना जाता जितना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ्यूचर के लिए डिसीजन लिए जाते हैं
ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन में, और साइकोलॉजिकली लोग इसका रेजिस्टेंस करते हैं कि क्या जरूरत है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की, फालतू में खर्चा होगा। ऐसा लोगों की अभी भी सोच है। एक एक करके देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें फर्स्ट लिमिटेशन है हमारी एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, और एस्टिमेट कभी भी बिल्कुल सही हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इट डज नॉट डील विद द एक्चुअल डेटा इसमें नहीं होता अलोन, एंड द टोटल एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप ये तो नहीं कह सकते जो सोचा है बिल्कुल वैसा होगा ही। तो फर्स्ट लिमिटेशन, एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड। सेकंड, इट इज ए टूल in the hands of management. Management accounting is definitely a tool in the hands of management, but cannot replace management. Management accounting अपने आप तो डिसीजन नहीं ले सकता, उसका काम तो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना टू द मैनेजमेंट। फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट के ही होंगे। तो इट इज ओनली ए टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिराइव्स इंफॉर्मेशन कहां से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, या अदर रिकॉर्ड से। द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दीज बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स बिकम द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग स्ट्रांग है तो डिसीजन भी स्ट्रांग होंगे आपके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये आपका वीक है तो उस सिचुएशन में आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कर सकते प्रॉपर बेसिस पे। सिंपल सी मैं बात करूं, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है इसको आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जो मेंटेन की जा रही है वही प्रॉपर बेसिस पे नहीं है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रॉपर कैसे हो सकता है? खर्चा बहुत है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का। द इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए कॉस्टली अफेयर, सो ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन पर्टिकुलर स्मॉल फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को अफोर्ड ही नहीं कर पाती। पहला, एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड। दूसरा, it is a tool in the hands of management. Third, strength and weakness. Fourth, costly affair. Fifth, lack of knowledge and understanding. The emergence of management accounting is the fusion of a number of subjects. Actual में management accounting कुछ नहीं है, management accounting में काफी सारे सब्जेक्ट को फ्यूजन किया गया, मतलब मिक्स किया गया। लाइक इसमें आपको स्टेटिस्टिक्स भी यूज होते हुए देखने को मिलता है। जब आप फाइनल लेवल पे जाओगे सिमुलेशन टेक्निक्स वगैरह देखोगे जहां पे स्टेटिस्टिक्स यूज होगी। इकोनॉमिक्स यूज होता है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई रूल तो चलता ही है। इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट थ्योरीज भी यूज होती है, लाइक सीवीपी एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट। ये क्या है? जस्ट थ्योरीज है, मैनेजमेंट थ्योरीज। एनी inadequate grounding in any one or more of the subject is bound to have an unfavorable effect on the consideration and solution of the problem relating to management performance. और अगर इनमें से कहीं पे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में लैक करती है तो आपके डिसीजन सही नहीं हो सकते। स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, सबकी जब नॉलेज होगी ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग एक्सपर्ट्स होंगे इनसे रिलेटेड, तभी और तभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टॉल प्रॉपर बेसिस पे सक्सेसफुल हो सकता है। 6 पॉइंट, इवोल्यूशनरी स्टेज है। जैसे मैंने पहले भी कहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफी पुराना हो गया, 600-700 साल पुराना हो गया, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी भी इवोल्यूशनरी स्टेज पे है। नए नए कॉन्सेप्ट इसमें अभी भी आ रहे हैं। कंपैरेटिवली
मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए न्यू डिसिप्लिन। कंपेरेटिवली जब हम बात करते हैं तो कंपैरिजन होता है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से, एंड इज स्टिल वेरी मच इन ए स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। कहते हैं अभी तो स्टार्टिंग है इसकी। Therefore, it comes across the same difficulties or obstacle which a relatively new discipline has to face। तो नया जो भी सब्जेक्ट आता है, नया जो भी डिसिप्लिन आता है, उसको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी फेस करनी पड़ रही है। टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आएंगे, लोगों के व्यूज अलग अलग होंगे, तो वो डिफिकल्टीज यहाँ पे फेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी करनी पड़ रही है। और फाइनली साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, लोग नई चीजों को जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाते, दिस इज द साइकोलॉजिकल, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ भी है। अडॉप्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रिंग्स अबाउट ए रेडिकल चेंज इन द एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट पर्सन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंप्लीमेंट करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे और लोग चेंज पसंद नहीं करते। इट कॉल्स फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ पर्सनल एज वेल एज देयर एक्टिविटीज। तो अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्लाई करोगे तो स्टाफिंग में चेंज करना पड़ेगा, आपको उनकी एक्टिविटीज में चेंज करना पड़ेगा, और जो स्टाफ है एक्टिविटीज में चेंज है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस लाने में हिचकिचाती है। तो दिस इज नथिंग, दिस इज द साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? पहला पॉइंट, एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड, क्योंकि डेटा एस्टिमेट बेसिस पे है। इट इज ओनली ए टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को रिप्लेस आप नहीं कर सकते। इट इज डिपेंडेंट अपॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, तो उन्हीं की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिपेंड करती है। कॉस्टली है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स वगैरह की जरूरत होती है। लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इन सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए जिनकी लैक रहती है, लैक ऑफ नॉलेज रहती है। इवोल्यूशनरी स्टेज है, स्टार्टिंग फेज है, काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, और साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, लोग नयापन अडॉप्ट नहीं करना चाहते। हेडिंग पुट करो, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हेडिंग पुट करो, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले 5 पॉइंट कॉपी करो विद एक्सप्लेनेशन। एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड, ए टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉस्टली अफेयर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इवोल्यूशनरी स्टेज, एंड लास्ट साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस। ये भी कॉपी कर लो। इसके बाद एक ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बनता है। यहां पे क्वेश्चन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट एंड एज सच टोटल एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज टोटली ट्रू। इट इज द फर्स्ट लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग टोटली एस्टिमेट्स पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड। ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आप कॉपी कर लो।
देखो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन टारगेट है कॉस्ट और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना। तो उसका सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है वो मॉनिटरी बेसिस पे रहता है, क्वांटिटेटिव बेसिस पे रहता है, कितना बनाऊं, कितना बेचूं, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, कितना प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात आती है, नो डाउट मैनेजमेंट जो डिसीजन लेते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ बस एक साल में प्रॉफिट कमा लूं बात बन जाएगी, नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, मैनेजमेंट कुछ इस तरीके के डिसीजन लेते हैं कि स्टार्टिंग में 1-2 साल तो शायद हमें बिजनेस को अपना सेटअप करने में लग जाएंगे, जमाने में लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो हम अपने प्रोडक्ट को लॉसेज में भी सेल करते हैं ताकि एक बार कस्टमर को आदत पड़ जाए, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे भी सेल करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में, कि एक बार कस्टमर को आदत तो पड़ जाए। और एक बार अगर आदत पड़ जाएगी 1-2 साल में, तो हम अपने बाद में प्राइसेस वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज करके प्रॉफिट वगैरह कमाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रिलायंस जियो का। जियो ने स्टार्टिंग में क्या किया, फ्री लॉन्च किया 6-8 महीनों तक। उसके बाद उन्होंने अपने प्राइसिंग प्लान वगैरह रखे, लेकिन आज भी बहुत लोग जियो यूज कर रहे हैं, लोगों को आदत पड़ गई जियो की, तो कहीं ना कहीं अब जियो अपना प्रॉफिट दिखाने लग गया। स्टार्टिंग में तो जियो के लॉसेज आते थे, लेकिन अब तो जियो के प्रॉफिट भी आने लग गए। तो पहला तो पॉइंट यही है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो केवल और केवल रिकॉर्ड करता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली, कितना बनाया, कितनी कॉस्ट, कितना प्रॉफिट। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो माइंड में रखता ही है, लेकिन ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड करते हुए चलता है। कस्टमर को क्वालिटी भी देनी पड़ेगी। कस्टमर को जब क्वालिटी दोगे तभी तो मार्केट में आपका नाम बनेगा। नाम बनेगा मतलब ब्रांड बनेगा, और ब्रांड बनेगा मतलब गुडविल बनेगी, और गुडविल को क्रिएट करना, प्रोटेक्ट करना और अपने बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाना ही तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस है। तो पहला डिफरेंस क्या बनता है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ एस्पेक्ट आर कंसीडर्ड। दूसरा पॉइंट, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंट फोकस अटेंशन ऑन पास्ट और करंट। मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस है कि जो मैं प्रोडक्ट बना चुका हूं उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लूं, या जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लूं। तो मेनली पास्ट और करंट ऑपरेशन ध्यान में रखे जाते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो है ही डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग पास्ट के लिए नहीं, हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्यूचर। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेंट्रेशन है पास्ट और करंट ऑपरेशन पे, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेंट्रेशन है फ्यूचर डिसीजंस पे। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंट्स आर जनरली केप्ट वॉल्यूंटरी। कॉस्ट अकाउंट जो है नॉर्मली लोग वॉल्यूंटरी बेसिस पे रखते हैं, जबकि उनके लिए मैंडेटरी नहीं भी होता, लेकिन मैंडेटरी हो भी सकता है अनलेस प्रेस्क्राइब्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे मैंने पहले भी नाम लिया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और कंपनीज एक्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स है। कंपनीज एक्ट में CARR है, जो कहते हैं, एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है वहां पे कि इन कंपनीज को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने मैंडेटरी है। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मैंडेटरी भी हो सकते हैं, वॉल्यूंटरीली भी हो सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो तो प्योरली वॉल्यूंटरी है। कंपनीज एक्ट या कोई भी एक्ट नहीं कहता कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको मेंटेन करते हुए चलना है। पहला पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को माइंड में रखता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को माइंड में रखता है। दूसरा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट एंड करंट ऑपरेशन को लेकर चलता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली वॉल्यूंटरीली रखे जाते हैं, बट एज पर कंपनीज एक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स ये मैंडेटरी हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो मैंडेटरी हो ही नहीं सकता, दैट इज प्योरली वॉल्यूंटरी।
3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोर कंसर्न विद शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके चलता है। शॉर्ट टर्म में कॉस्ट कितनी आएगी, या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 12 महीनों के लिए। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो पर्पस है गुडविल क्रिएट करना, और गुडविल शॉर्ट टर्म में क्रिएट करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म को भी ध्यान में रखते हुए चलती है। भले ही 12 महीने प्रॉफिट ना भी कमाया जाए चलेगा, लेकिन फ्यूचर में 5-10 साल बाद अपना मार्केट में ब्रांड बन जाना चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न इक्वली, शॉर्ट टर्म को तो माइंड में ये लेके चलता ही है, 2 महीने 4 महीने के लिए तो प्लानिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन लॉन्ग रेंज प्लानिंग भी यहां पे की जाती है। 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद मार्केट में क्या होगा, हमारी सिचुएशन, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके चलता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करके चलता है। फिफ्थ पॉइंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते वक्त किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए, और क्या उन फैक्टर्स में ऐसा कहीं लिखा हुआ था कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते वक्त मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छा होना चाहिए? नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वहां पे कोई जिक्र नहीं था। क्यों नहीं था? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट ए प्रॉपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम ना भी हो तो भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल तो किया जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कोई डेटा नहीं चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड विदाउट ए प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम हो या ना हो चलेगा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तो डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इट एम्स, इसका मेन टारगेट है मेजरिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट सेंटर। इसका मेन टारगेट है कॉस्ट सेंटर की परफॉर्मेंस को मेजर करना, कि परचेज मैनेजर की कॉस्ट 5 रुपए आनी चाहिए थी, कहीं ज्यादा तो नहीं आ गई, कम है, क्या कारण है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करके चलता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम विच कवर्स, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कवर्ड है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी कवर्ड है, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कवर्ड है। तो आप कह सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन कंसंट्रेशन तो कॉस्ट पे है, केवल कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें कवर्ड है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सबके प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंसेस, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिर्फ पहला पॉइंट, cost accounting consider quantitative aspect only, management accounting consider quantitative and qualitative aspects both। दूसरा, cost accounting concentrate on past and present, management accounting concentrate on future। तीसरा पॉइंट, cost accounting mainly जो होता है वो cost accounting record rules के accordingly भी मेंटेन किया जा सकता है और जनरली वॉलंटरी भी मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हमेशा वॉलंटरीली ही मेंटेन किया जाता है। चौथा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग केवल शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके चलता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कंसीडर करके चलता है। फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो परफॉर्मेंस वगैरह पे ध्यान देता है वो होता है मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल यूज होते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए चलता है। तो 6 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, आप 6 में से कोई भी 5 पॉइंट वहां पे मेंशन कर सकते हो। डालो अपनी कॉपी में, हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये 6 पॉइंट जो है टेबल की फॉर्म में जैसे आपके सामने है एज इट इज कॉपी कर। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस देखने के बाद एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। आपके एग्जाम में दिसंबर 2017 में एक क्वेश्चन आया, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर ही क्वेश्चन था। बट इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखने के पीछे पर्पज ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से एग्जाम में लिखा जाए। क्वेश्चन क्या था, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर इंटरडिपेंडेंट। क्वेश्चन ने कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग की कोई रेलेवेंसी नहीं है अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना हो, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई रेलेवेंसी नहीं है अगर कॉस्ट अकाउंटिंग ना हो। और बात तो देखो बिल्कुल ठीक है, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं कॉस्ट कैलकुलेट करके बैठ जाऊं जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो ही ना और कोई डिसीजन ही ना लिया जाए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग टोटली इररेलेवेंट हो जाए। और अगर केवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो बट उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही ना हो डिसीजन लेने के लिए जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग से उनको मिलती है, तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन कैसे लेगा। तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी डिपेंडेंट है, तो इंटरडिपेंडेंट तो है। क्वेश्चन ने भी ये कहा। नाउ द क्वेश्चन रिक्वायर्ड, डू यू एग्री, क्या आप इस बात को एग्री करते हो? बिल्कुल करते हैं, डिस्कस करना था आपको। तो इसका आंसर एग्जाम में किस तरीके से लिखा जाए। देखो, आपको पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, किस तरीके से। लाइक इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइमरी emphasis is on cost and it deals with collection, analysis, relevance, interpretation and presentation for various problem of management। एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन टारगेट क्या है, कॉस्ट की कैलकुलेशंस वगैरह करना, कॉस्ट के लिए डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है कौन सी नहीं है ये डिसाइड करना, उन कॉस्ट को इंटरप्रेट करना, उनको प्रेजेंट करना, किस लिए प्रेजेंट करना, फॉर वेरियस प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट को दिक्कत आती है कि ये जो प्रोडक्ट बी है इससे लॉसेस ही क्यों हैं, तो अब वो जानना चाहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से कि भाई डेटा प्रोवाइड करो ताकि हम ये आइडिया लगा सकें कि प्रोडक्ट बी बार बार लॉसेस में क्यों है। तो कॉस्ट कैलकुलेशन कौन कर रहा था, कॉस्ट का डेटा तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा था। तो जो मैनेजमेंट की ये प्रॉब्लम है कि बी से लॉसेस आ रहे हैं, इसको मैनेजमेंट सॉल्व करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा डिमांड करेगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप अभी देख के आए, इट यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन नहीं लेता, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी इंफॉर्मेशन लेता है और कॉस्ट अकाउंटिंग से भी इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये प्रिंसिपल दोनों फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के भी। और साथ में इन एडिशन टू अदर कोई भी मैनेजमेंट की टेक्निक्स वगैरह यूज करनी हो ताकि एफिशिएंटली हम ऑपरेट कर सकें अपनी बिजनेस को, वो भी यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट है, नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्स द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे भी डिपेंडेंट नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी उसमें रोल तो है।
It widely uses different techniques from various branches of knowledge like हम डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स का जो डिमांड सप्लाई रूल है उनको भी फॉलो करते हैं, लो साइकोलॉजी इनको भी यूज करते हैं टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन इट्स टास्क ऑफ, क्योंकि उनका मेन टारगेट है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और लॉसेस को कम से कम करना। तो उसके लिए उनको जिस भी डिसिप्लिन से जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी हेल्प लेंगे। जैसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आप देखोगे हम कई बार स्टेटिस्टिक्स के फॉर्मूले भी यूज कर लेते हैं एवरेज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, हम मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी यूज करेंगे मटेरियल वगैरह के चैप्टर में, इकोनॉमिक्स का डिमांड सप्लाई रूल हर जगह अप्लाई होता है, जो भी लॉ के रूल्स रेगुलेशंस है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाने से रिलेटेड वो भी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, और ऑफ कोर्स जो साइकोलॉजी होती है मैनेजमेंट की वो तो यूज करेगा ही करेगा फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। द मेन थ्रस्ट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टूवर्ड डिटरमाइनिंग पॉलिसी। मेन जो टारगेट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो है पॉलिसीज बनाना एंड प्लान्स बनाना, किस लिए, ताकि हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको क्या कर सके, अचीव कर सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के पास है डेटा, जिस डेटा की कोई रेलेवेंसी नहीं है अगर मैनेजमेंट उसको प्रॉब्लम के लिए यूज ना करे, और मैनेजमेंट को जरूरत है डेटा की जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी आएगा। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट है और कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे भी डिपेंडेंट है। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट मे बी कंक्लूडेड दैट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से रिलेटेड भी है एंड इनको अलग अलग रखना पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरडिपेंडेंट है, डिस्कस करो, तो आपने पहले कॉस्ट अकाउंटिंग की स्पेशलिटी बतानी है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बतानी है, अकॉर्डिंगली बताना है कि हाँ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल है और दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो ये क्वेश्चन लिख लो, साथ में लिख लो कि दिसंबर 2017 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन की वेटेज जो थी वो 5 नंबर की वेटेज थी, 5 मार्क्स इस क्वेश्चन की वेटेज थी, और साथ में इसका जो मैंने आंसर दिया है उसको भी आप कॉपी कर लो ताकि एग्जाम में लिखने में आपको आसानी होगी। इसके बाद लास्ट जो डिफरेंस आता है वो आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। काफी कुछ मिलते जुलते से ही डिफरेंस है जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में देखे। देखो पहला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो पहला पॉइंट वही लिखा है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस में लिखा था, इट प्रोवाइड्स जनरल बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये पूरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जनरली, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिल्कुल स्पेसिफिक होता है कि प्रोडक्ट बी का अगर लॉस आ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे रिलेटिंग टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड डिसीजन मेकिंग। तो ओवरऑल बिजनेस नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है, जबकि यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो पूरे बिजनेस का होता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑनर्स और आउटसाइड पार्टीज के लिए होती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट के लिए ताकि वो ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन ले सके। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है बेस्ट डिसीजन ले सके जो भी डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली। तीसरा,
इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किस पे, रिकॉर्डिंग पे रेदर देन कंट्रोल, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो काम ही क्या है, कंट्रोलिंग। तो एम्फेसिस इज ऑन कंट्रोल, लाइक यूजिंग डिटेल्स ऑफ मटेरियल, लेबर एटसेट्रा फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। तो जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम ही तरीके के हैं। और देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल और केवल मॉनिटरी टर्म्स ट्रांजेक्शन ही डिस्कस किए जाते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अदर पैरामीटर भी कंसीडर किए जाते हैं, लाइक कॉस्ट यूनिट क्या होगी, लाइक अगर एक बस ऑपरेटर है तो वो कस्टमर से चार्ज पर किलोमीटर बेसिस पे चार्ज करे, पर पैसेंजर बेसिस पे चार्ज करे, किस बेसिस पे चार्ज करे वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ये जो मैंने पर किलोमीटर बोला, पर पैसेंजर बोला, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में बोली जाती है कॉस्ट यूनिट्स, जो कि हमें स्टडी नोट नंबर 1 के सेकंड पार्ट में डिस्कस भी करना है। इसके अलावा अपोर्शनिंग बेसिस आर आल्सो रिकॉर्डेड। जब आप ओवरहेड का चैप्टर देखोगे तो हम डिस्कस करेंगे कि ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का रेंट है से एग्जांपल 50,000 रुपए पर मंथ, और मैंने यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट बना रखे हैं, एक रिकॉर्डिंग के लिए डिपार्टमेंट है, एक क्लासरूम है और एक ऑफिस है। तो इस सिचुएशन में इश्यू है कि ये जो 50,000 रुपए का एक्सपेंस आ रहा है वो रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट के लिए कितना आ रहा है, क्योंकि वो मुझे चार्ज करना है रिकॉर्डिंग स्टूडेंट से। जो क्लासरूम है, फेस टू फेस बच्चे पढ़ते हैं, उसका कितना है ताकि मैं उन बच्चों से चार्ज कर सकूं। तो कहीं ना कहीं किस बेसिस पे इनडायरेक्ट खर्चे कस्टमर से चार्ज किए जाए वो बेसिस भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि आपको ओवरहेड के चैप्टर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ वर्कर और प्लांट एंड मशीनरी आर नॉट कंसीडर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पहले भी देख चुके हैं कि आप एफिशिएंसी कंसीडर नहीं करते, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफिशिएंसी कंसीडर करता है ताकि वो करेक्टिव एक्शन ले सके। जैसे कि मैंने अगर अपने एम्प्लॉय को कहा 5 घंटे में ये काम करके देना, लेकिन वर्कर ने वो काम 8 घंटे में करके दिया, तो 3 घंटे जो उसने ज्यादा लिए उसके पीछे क्या कारण है और उसको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है फ्यूचर पीरियड के लिए, वो काम करना, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योरली वॉलंटरी है। कंपनीज एक्ट कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के ये फॉर्मेट होंगे, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा, इनके क्या फॉर्मेट होंगे ऐसा एज सच कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो दीज आर द 6 डिफरेंसेस जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बनते हैं, जो कि आप देखोगे सिमिलर ही है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं। पहला पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है ऑनर्स के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैनेजमेंट के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग पे कॉन्सेंट्रेट करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल पे कॉन्सेंट्रेट करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग केवल मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अदर पैरामीटर्स, कॉस्ट यूनिट क्या होगी, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस क्या होगा, इन बातों को भी डिस्कस किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एफिशिएंसी ऑफ वर्कर ध्यान में नहीं रखा जाता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कंसीडर किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योरली वॉलंटरी है। और इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया 2 बार, जून 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 5 नंबर इसकी वेटेज थी, 6 पॉइंट आपके पास, 6 में से 6 पॉइंट लिख दो, 5 भी लिखोगे तो भी चलेगा। और एक बार फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था ये। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, जो कि हमने अभी अभी देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है
वो प्राइमरली कॉन्सेंट्रेट करता है कंट्रोल पे। पहले भी आया था ये पॉइंट, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एज सच कोई टारगेट नहीं होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से प्राइमरी कंसर्न विद कंट्रोल, या कई बार इसको ये भी बोल दिया जाता है मैनेजमेंट, या फिर कई बार डिसीजन मेकिंग भी बोल दिया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद, उनका काम क्या है, मैनेजमेंट करना, और मैनेजमेंट के लिए वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो तीनों में से कोई भी वर्ड आप इस ब्लैंक में लिख सकते हो। आपके स्टडी मटेरियल की बात करूं उसमें उन्होंने मैनेजमेंट वर्ड लिखा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद मैनेजमेंट, बट मेरे अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट की बजाय अगर आप डिसीजन मेकिंग या फिर कॉस्ट कंट्रोल लिखोगे ज्यादा बेटर है। और एग्जाम में अगर बाई चांस आ जाए तीनों के तीनों वर्ड लिख देना, कंट्रोल और मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग, आपका आंसर 100% ही होगा ही होगा। कॉपी कर लेते हैं इसको, हेडिंग डालो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और पहले ये 3 पॉइंट, देन नेक्स्ट 3 पॉइंट, और देन 2 क्वेश्चन कॉपी करो। दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज्यादा कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल एक टॉपिक है जिसमें सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस है, एंड हाउ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कुछ ही टॉपिक्स हैं, और एग्जाम में भी अगर देखा जाए पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाए। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप आधा घंटा 1 घंटा लगाकर इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।